हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर बेटा आपको सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, जिसमें आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत ज़्यादा टॉपिक पूछे जाने वाले क्वेश्चंस टंगस्टन बल्ब एंड फ्यूज वायर के बारे में भी पढ़ेंगे। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, जो बुक्स नहीं पढ़ सकते, जो लंबी लंबी वीडियोस नहीं देख सकते, तो वो बेटा मुझसे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको मेरे को इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। आपको बाकी की सारी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इस पे आप मुझे बेटा मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। सो बेटा, सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ करंट। ठीक। जब हमारा बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज का फ्लो होता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, या करंट का फ्लो होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास बेटा दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो तरह की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा, ये कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। कैसी होती है? टेम्परेरी। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने दो ऑब्जेक्ट लिए, उन्हें आपस में रब किया। फॉर एग्जाम्पल, आप स्केल लेते हैं, आप उसी स्केल को बेटा अपने हेयर्स पे रब कीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद उस स्केल को आप बेटा, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना पेपर्स के, उसके पास लेके जाइए। तो आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो पेपर्स के, वो आपके स्केल से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस स्केल के अंदर बेटा हमारा चार्ज आ गया होता है, जो उन पेपर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अब क्या होगा? उसका जो चार्ज है वो पेपर में चला जाएगा, थोड़ी देर बाद वो हट जाएंगे। तो इस तरह का चार्ज जो होता है ये टेम्परेरी चार्ज होता है, और इसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज होता है। एक आता है बेटा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसमें क्या होता है बेटा? करंट का जो फ्लो होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वो कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। कैसा होता है? कंटिन्यूअस। मतलब कि जब तक उसको वोल्टेज अप्लाई की जाएगी, जब तक उसके अंदर बेटा आपका पावर सोर्स से वो कनेक्ट रहेगा, वोल्टेज जाती रहेगी, जब तक हमारा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा, यानी कि उसके अंदर करंट का फ्लो होता रहेगा। ठीक है। और उसके बाद बेटा हमारे जो करंट होता है बेटा, वो दो तरह की होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक होती है एसी, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। एक होती है डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। बेटा डायरेक्ट करंट वो होती है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि एसी के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। इस तरीके से होता है। डायरेक्ट करंट बेटा हमारी सीधी जाती आती है, और ऑल्टरनेटिंग करंट हमारी चेंज होती हुई आती है। हमारे घर में बेटा इसी चक्कर में ऑल्टरनेटिंग करंट दी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट करंट क्या होता है, उससे हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। डायरेक्ट करंट हमारी बेटा बैटरीज के अंदर यूज़ होती हैं, और घर के अंदर कौन सी यूज़ आती है? एसी करंट, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा आता है। तो ये कुछ बातें हुई बेटा हमारे इलेक्ट्रिसिटी की बारे में। वो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। पर यूनिट टाइम, यानी कि एक पर यूनिट टाइम के हिसाब से, चाहे 1 मिनट हो, या फिर आपका 1 सेकंड हो, या 1 घंटा हो, कुछ भी हो, जब हमारा बेटा रेट वर्ड आ जाता है, तो चार्ज के नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। टाइम कुछ भी हो सकता है। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम हमारा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। जब कभी भी रेट की बात की जाती है तो नीचे क्या आता है? टाइम आता है। यानी कि करंट क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
पर यूनिट टाइम, यानी कि एक टाइम में आपका कितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बेटा हमेशा जो डायरेक्शन होती है इसकी क्या होती है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है बेटा, करंट का फ्लो भी होता है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर से जा रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा करंट का फ्लो होगा वो इसी डायरेक्शन में हमारा होगा। ठीक, इसका ये मतलब है। इसकी बेटा जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है करंट की, और एक एम्पियर करंट में बेटा हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। हमेशा याद रखेंगे बेटा जो हमारा ये होता है करंट होता है, ये हमेशा बेटा एमीटर की मदद से नापा जाता है, जो कि हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। देखिए दिस इज द एमीटर, और ये जो करंट है बेटा आपका हमेशा किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, और एमीटर की मदद से हम क्या नापते हैं बेटा, करंट नापते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर हमारा कितना करंट का फ्लो हो रहा है। हमेशा याद रखेंगे बेटा करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ से होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से होता हुआ जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे जा रहे हैं और करंट आपका ऐसे जा रहा है। ठीक, देखिए आगे क्या कहा गया है, when we rub any neutral object on another object, जब हम किसी भी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक सरफेस से दूसरी सरफेस के ऊपर। ठीक है, सरफेस जो आपकी बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस ने लूज करा, ठीक है, और इसने क्या करा, गेन करा। अब जब इसने बेटा गेन करा तो इसमें क्या आया, इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये आए, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, नेगेटिवली चार्ज हुए। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बेटा इन्होंने ग्लास रॉड और सिल्क का एग्जाम्पल ले रखा है। ग्लास रॉड को बेटा इन्होंने सिल्क के कपड़े से क्या करा, रब करा। जब इन्होंने सिल्क के कपड़े से रब करा तो जो ग्लास रॉड है उस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो सिल्क का कपड़ा है उस पे नेगेटिवली चार्ज आ गया। अब ये बेटा जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेटा ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो हमेशा रब करने पे क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज होंगे, और ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो हमेशा रब करने पे नेगेटिव चार्ज ही लेते हैं। जैसे ग्लास रोड और आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सिल्क पे आपके बेटा क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज। वुलन पे क्या रहता है, क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज, और आपकी जो एम्बर या रबर रोड होती है उस पे नेगेटिव। वुलन कोट पे पॉजिटिव, प्लास्टिक सीट पे नेगेटिव। वुलन कार्पेट पे पॉजिटिव चार्ज, रबर शूज पे नेगेटिव। नायलॉन पे बेटा पॉजिटिव, क्लॉथ पे नेगेटिव, ड्राई हेयर पे पॉजिटिव और कॉम पे नेगेटिव। ये बात याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, जब हम दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, ये मेरे दोनों न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैं, इनको रब किया, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एक बैलून लेके आया जो नेगेटिवली चार्ज है। अभी जो बैलून जो नेगेटिवली चार्ज है ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके आएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आने की वजह से अब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमारे दूसरे बॉडी के अंदर चला जाएगा, और दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा एक, when two neutral objects are rubbed against each other they could acquire। ये बात हमेशा याद रखेंगे बेटा, जब हम दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो दोनों पे मैग्नीट्यूड जो होता है चार्ज का, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, लेकिन उनके अंदर जो चार्ज होते हैं वो अपोजिट होते हैं। यानी कि एक पे आपके क्या आ जाते हैं, सारे नेगेटिव चार्ज, और एक पे हमारे सारे क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको याद रखनी है। तो आंसर क्या होगा, अनलाइक चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। ये कहते हैं अगर हम सोप बबल के ऊपर कुछ चार्ज प्लेस कर दें तो क्या होगा। तो देखिए सोप बबल के ऊपर जब आप चार्ज प्लेस करेंगे तो अंदर के जो चार्ज होंगे वो सारे क्या करेंगे, मूवमेंट में आ जाएंगे। मूवमेंट में आने की वजह से ये क्या करेंगे बेटा, बबल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, बबल का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इट्स रेडियस इंक्रीजेस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब हम बेटा जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं जैसे कि बैटरी, बल्ब, स्विच, ठीक है, हम जब इन सब चीजों को बेटा एक साथ मिलाकर जोड़ते हैं तो उससे हमारा क्या तैयार होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा तैयार होता है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनसे हमारा एक कंटिन्यूअस पाथ बनता है, ठीक है, जिसकी मदद से क्या होता है बेटा, आपका कोई बल्ब ग्लो करता है या कोई आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका कनेक्ट होता है, ठीक है। देखिए अब हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेटा हमारा बल्ब भी हो सकता है और एलईडी भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से हमारे क्या होता है बेटा, बैटरी की मदद से, सेल की मदद से करंट का फ्लो होता है। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ से करंट का फ्लो कम है तो इतने बड़े बेटा जो बल्ब है इसको ज़्यादा करंट चाहिए तो ये ग्लो नहीं करेगा। उस केस में क्या होता है, हम एलईडी का यूज़ करते हैं, क्योंकि एलईडी हमारा एक ऐसा वो होता है बेटा डिवाइस, मतलब जो हमारे बहुत थोड़े से माइन्यूट माइन्यूट अगर थोड़ा सा भी करंट होगा तो वो बेटा जल जाएगा। एक बात याद रखेंगे बेटा, ये नई एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि ये जो एलईडी होता है इसकी एक ये फ्लैट साइड होती है जो कि नेगेटिव होती है, ठीक है, और जो राउंड साइड होती है वो पॉजिटिव होती है। ये देखिए ये फ्लैट है इस तरीके से, बिल्कुल दिस इज द नेगेटिव साइड, और जो बेटा थोड़ी बाहर निकली हुई है और इस तरीके से है, दिस इज द राउंडेड साइड, इसको पॉजिटिव साइड बोलते हैं। लॉन्गर लीड जो होती है उसका लंबा वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो छोटा लीड होती है वो नेगेटिव होती है। ये बेटा न्यू एनसीईआरटी में दे रखा है, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था, तो इसको याद रखेंगे, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बेटा जो एलईडी है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ये इस तरीके से, ठीक है, जो हमारे को ये दिखा रहा है कि आपका क्या हो रहा है बेटा, लाइट जो हो रही है वो ग्लो कर रही है। ये बेटा कुछ हमारे सिंबल्स हैं, ये ओपन स्विच का, बैटरी का, लैंप का, बल्ब का, ठीक है, क्लोज स्विच, सेल, एमीटर, बजर, फ्यूज, रजिस्टर और वोल्टेज, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा प्रीवियस ईयर में, which of the following can be used to complete an electric circuit if one run out of the connecting wire। अब मान लीजिए आपने एक सर्किट बनाया और उसमें क्या हुआ बेटा, आपको वायर की कमी पड़ गई, तो उस वायर की कमी को आप कैसे पूरा करोगे, पेपर स्ट्रिप की मदद से? नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि आपका जो पेपर स्ट्रिप होता है, पेपर कैसे होता है बेटा, इंसुलेटर होता है। पेपर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी कि वो आपके करंट को फ्लो करने नहीं देगा। रबर बेल्ट, रबर भी क्या है, इंसुलेटर है। वुडन स्टिक, ये भी क्या है बेटा, वुड, इंसुलेटर है, ठीक है। ब्लेड, ब्लेड किसका बना होता है बेटा, स्टील का बना होता है, और स्टील क्या होता है हमारा, कंडक्टर होता है, तो हम किसका यूज करेंगे, ब्लेड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। बेटा स्विच हमारा सोर्स नहीं होता है इलेक्ट्रिक करंट का, स्विच तो बस हमारा ये काम करता है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा या नहीं जाएगा उसे रोकने का, और जाने का काम, मतलब एक डोर की तरह काम करता है स्विच, कि हमें इलेक्ट्रिक करंट को जाने देना है या नहीं देना है। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा उसके जो सोर्स होता है वो होती है बैटरी। क्या होती है, बैटरी। बैटरी से क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा आता है। रीजनिंग है, व्हेन द स्विच इज ओपन या एयर गैप्स बिटवीन द टर्मिनल प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही बात है, जैसे मान लीजिए बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये मेरा इलेक्ट्रिक स्विच बना हुआ है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए ये मेरा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, बल्ब मान लिया मैंने, बल्ब है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं बैटरी है, राइट, दिस इज योर बैटरी। तो देखिए क्या होगा, अगर आपके बेटा ये बंद होगा, ठीक है,
यानी कि जब आप स्विच ऑन कर देंगे तो क्या होगा बेटा, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और आपका बल्ब जल जाता है। लेकिन अगर आपने क्या करा बेटा, यहाँ पर ये स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, यानी कि स्विच का बटन आपने खोल दिया, इस तरीके से ऑफ कर दिया, तो अब ये कंप्लीट नहीं हो रहा पाथ। कंप्लीट होने की वजह से बेटा इसमें जो करंट का फ्लो है वो नहीं होता और आपका बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ पे इसके बीच में क्या है, जब ये ऑफ है तो यहाँ पे क्या है, एयर है, इसके बीच में क्या है, एयर है, और एयर से बेटा करंट पास नहीं होती है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलामेंट ऑफ टंगस्टन बल्ब की। बहुत ज्यादा बेटा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये समझिए हर हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बेटा इसमें क्या है, हमारा एक बल्ब बना हुआ है जिसके अंदर एक छोटा सा वायर है, देखिए एक पतला सा वायर है यहाँ पे दे रखा है। तो बेटा ये जो वायर होता है ये किसका बना हुआ होता है, ये टंगस्टन फिलामेंट का बना हुआ होता है। अब ये टंगस्टन फिलामेंट का क्यों बना हुआ होता है, देखिए बात क्या होती है बेटा, किसी भी वायर को, मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, ठीक है, अगर मुझे इस वायर को ग्लो करना है तो मेरे इस वायर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। देखिए मैं बल्ब के लिए नहीं बोल रही, इसमें आपके जैसे इलेक्ट जितने भी आपके ऐसे डिवाइसेस हैं जो जलते हैं, ठीक है, ग्लो करते हैं, जिसके अंदर से रोशनी होती है, ये चीज आपकी सभी पे अप्लाई होगी, तो इसे ध्यान से समझिए। देखिए क्या होना चाहिए बेटा, अगर मेरा कोई भी वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्यों हाई होना चाहिए इसे समझिए। देखिए रेजिस्टेंस क्या करता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, उसके जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उन्हें रोकता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रोकता है, स्टॉप करता है। तो अब स्टॉप करता है तो इसका क्या बेनिफिट होता है ये समझिए। देखिए अब मान लीजिए वायर है, ठीक है, अब ये वायर है, अब इसमें क्या हुआ बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 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 आ रहे हैं। अब यहाँ पे इस वायर में आने के बाद क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर नहीं जा पाए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इकट्ठा हो जाएगा। हीट इकट्ठा होने के बाद बेटा करंट में से क्या निकलेगी, हीट। हीट निकलने की वजह से क्या होगा, फिर उसके अंदर बेटा ये जो वायर है वो क्या करेगा, ये ग्लो करेगा। तो इसलिए कहते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वायर का वो हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, हाई। वो क्यों, क्योंकि बेटा जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा होंगे तो यहाँ पे क्या होगी, हीट जनरेट होगी। अब ऐसा ना हो कि जब हमारी ज़्यादा हाई हीट जनरेट हो तो ये वायर हमारा कैसा हो जाए, टूट जाए। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि इसको टूटने के लिए, इस वायर को ब्रेक होने के लिए इसे बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। एक नॉर्मल हीट से वो नहीं, आपका वायर गलना चाहिए। तो इसलिए कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रिक टोस्टर हो, बल्ब हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा याद रखेंगे बेटा, आपका जो वायर होता है, देखिए बल्ब के अंदर तो हमारे टंगस्टन का फिलामेंट होता है और चीज़ों में निक्रोम वायर वगैरह, जैसे जो टोस्टर वगैरह होते हैं उनमें निक्रोम वायर का यूज़ किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो एक क्वेश्चन बेटा इसमें से पूछा जाता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ फिलामेंट इन द बल्ब मेक्स इट ग्लो। बल्ब का जो फिलामेंट होता है बेटा, किस प्रॉपर्टी की वजह से वो ग्लो करता है, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो ग्लो करता है। बेटा एक प्रीवियस ईयर में आपके बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी सेविंग कौन सा होता है, इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो बेटा जो हमारे ट्रेडिशनल बल्ब्स थे इसके अंदर क्या होता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस्ट होता था, 90% एनर्जी का लॉस्ट होता था हीट की फॉर्म में। उसके बाद हमारे बेटा CFLs आए, फिर उसके बाद हमारे क्या आए, LED आए। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सेविंग कौन सा है, जिसमें सबसे कम बेटा हमारी एनर्जी का लॉस होता है, LED। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, हमारे जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी का लॉस्ट होता है। अब देखिए क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर्स। देखिए अब एक किसी ने क्या करा, पूरा सर्किट तैयार कर दिया, लेकिन जो वायर्स थे इसके ऊपर बेटा जो कवरिंग थी उसको वो रिमूव करना भूल गए।
ठीक है, ये कहते हैं लैंप सेल सब कुछ प्रॉपरली है तो क्या लैंप ग्लो करेगा? बेटा एक बात बताओ, जब इसके ऊपर इंसुलेटर की कवरिंग है वायर्स के ऊपर, यही नहीं हटाई गई, तो जब इसके वायर आपस में बेटा कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो आपका बल्ब ग्लो कैसे करेगा? तो आंसर है नो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है। अब यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, इसमें कहा गया है इफ S2 इज इन ऑन पोजिशन, S2 मेरा क्या है? ऑन है, यानी कि मेरा ये कनेक्ट हो गया। S1 इज ऑफ पोजिशन, S1 मेरा ऑफ पोजिशन में है। विच लैम्प विल ग्लो, तो कौन सा लैम्प ग्लो करेगा? बेटा देखिए करंट का फ्लो कहाँ से होता है? अभी बताया था पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट का फ्लो होता है। तो बेटा जब मेरा S2 भले ही स्विच ऑन है, जब मेरा करंट यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं तो मेरा कोई भी लैंप ग्लो नहीं करेगा। ठीक। इफ S2 इज ऑफ पोजिशन, S2 को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। अब इन्होंने क्या S2 को ऑफ कर दिया और अब क्या करा? S1 को ऑन पोजीशन कर दिया, यानी कि ये हमारा पाथ बन गया। तो अब कौन सा लैंप ग्लो करेगा? तो बेटा यहाँ से देखिए करंट जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा? करंट। ठीक है, लैंप 1 तो ग्लो करेगा क्योंकि करंट लैंप L1 तक जा रहा है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे आपका जो पाथ है वो ब्रेक हो गया क्योंकि S2 मेरा ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई? एयर आ गई। तो बेटा L2 मेरा ग्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे कौन सा करेगा? L1 ग्लो करेगा। ठीक। नेक्स्ट है, जब दोनों को ऑन करेंगे तो बेटा दोनों ही ग्लो करेंगे। ठीक। और दोनों को ऑफ करेंगे तो नो वन ग्लो, कोई भी ग्लो नहीं करेगा। इस तरीके से बेटा आपको चीजों को समझना होगा। अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा? ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ओम्स लॉ पे आजकल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ओम्स लॉ कहता है कि हम किसी भी सर्किट के अंदर जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर बेटा क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। याद रखिएगा, जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ही करंट का फ्लो होगा। बेटा जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा? इसे R से रिप्लेस करते हैं। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो हमें बेटा इस रिलेशनशिप से क्या पता चलता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं क्या कह सकती हूँ? V बाय R इज इक्वल टू R। तो क्या मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका कम होना चाहिए और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। और वोल्टेज के साथ कैसा है बेटा? डायरेक्टली हमारा इसका रिलेशन होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज इज बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो पावर सोर्स होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज को, करंट को क्या करती है? फ्लो करती है, उसको पुश करती है फ्लो करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करती है कंडक्टिंग रूप में। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बेटा जो करंट का फ्लो है उसे रोकने की कोशिश करता है और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम होती है। देखिए अभी मैंने बताया, देखिए अब रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं बेटा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर किस किस चीज का देखिए फर्क पड़ता है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? रो इज इक्वल टू एल बाय ए। एल क्या होती है? लेंथ। और ए क्या होता है? एरिया। ठीक। तब देखिए बेटा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब ये है बेटा जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जितना उसका एरिया होगा उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब ऐसा क्यों होगा? मान लीजिए बेटा करंट का फ्लो है। अब बेटा जितनी ज्यादा लंबाई होगी, ठीक, उतना ही तो ज्यादा हमारा यहाँ से करंट फ्लो निकल पाएगा। मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? उतना ही ज्यादा होगा, उसको ज्यादा मौका मिलेगा रोकने का, रेजिस्टेंस लगाने का। अब क्या हुआ? यहाँ पे एरिया बढ़ गया तो यहाँ पे बेटा रोकने का हिसाब किताब यहाँ इसका बैठेगा ही नहीं, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो हो जाएंगे। तो याद रखेंगे बेटा कि एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम लगता है और एरिया घटने पर, लेंथ बढ़ने पर हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक। अब देखिए इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी मेटलिक कंडक्टर में तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो बेटा लेंथ, थिकनेस और मटेरियल तीनों पे ही डिपेंड करती है।
एक और क्वेश्चन पूछा गया है बेटा आपके प्रीवियस ईयर में, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ ऑफ ए वायर इफ इट्स लेंथ एंड द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शंस आर बोथ डबल। ये कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब आर, ठीक है, वायर की अगर लेंथ और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोनों को डबल कर दिया जाए। तो आपको पता है बेटा रो आर इज इक्वल टू रो लेंथ बाय ए, ठीक है। अब आपने क्या करा बेटा, रो आपने दोनों चीजों को डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शन यानी कि ट्वाइस ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। तो बेटा अब एक चीज बताओ, दोनों से मैं ऐसे निकाल सकती हूँ रो एल बाय ए, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो मेरा बेटा जो नया रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, पहले वाले के बराबर, यानी कि रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है बेटा, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेटअप इन सच अ वे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सेटअप किया गया है इस तरीके से कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का V इज कनेक्टेड टू अ बल्ब B1 which is connected to a resistor R which is connected to bulb 2, B2 is finally connected to the negative terminal of the battery, both bulbs are glowing if value of R is increased है। देखिए जब कभी भी बेटा R की जो वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसका फर्क पूरे के पूरे सर्किट पे पड़ता है, ना कि एक पर्टिकुलर बल्ब पे। तो इसलिए क्या होगा, जब R की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा यानी कि करंट के फ्लो को रोका जाएगा, तो उस केस में क्या होगा बेटा, दोनों ही बल्ब कैसे हो जाएंगे, डिम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। जो हमारा बेटा रेजिस्टेंस होता है उसे दो तरीके से लगाया जा सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे आपके जो सारी चीजें होती हैं वो एक ही सीरीज में होती है। देखिए इसी लाइन में हमारा बल्ब, दूसरा बल्ब, इसी लाइन में वोल्टेज, इसी में तीसरा बल्ब। तो यानी कि एक ही लाइन में हमारे क्या है, सारे के सारे अप्लायंसेस हैं, लीनियर पाथवे होता है। तो इस केस में क्या होता है, याद रखेंगे, वोल्टेज डिवाइड होती है और करंट कांस्टेंट रहता है। करंट में देखिए दोनों में सेम जा रहा है, वोल्टेज क्या होगी, डिवाइड हो जाती है। जैसे कि हमारे घर में जो बेटे हॉलीडे लाइट्स होती हैं, ठीक है, वो होता है। ये हमारा लेस रिलायबल होता है, क्यों, अगर मान लीजिए आपके इस बल्ब के अंदर खराबी आ गई तो बेटा बाकी के बल्ब आपके नहीं जलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द नॉट गुड ऑप्शन सी, इसलिए घर के जितने भी बेटा कनेक्शंस होते हैं वो कभी भी सीरीज में नहीं रखते। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में बेटा मल्टीपल पाथवे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बैटरी है, जब बैटरी बेटा एक वोल्टेज अप्लाई करेगी और करंट भेजेगी तो इसके पास अलग जाएगा, इसके पास अलग जाएगा, इसके पास अलग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट जाती है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट अगर मेरा ये बल्ब खराब हो गया तो बेटा ये दोनों बल्ब मेरे जलते रहेंगे। ये नहीं है अगर मेरा ये खराब हो गया तो ये नहीं जलेंगे, लेकिन सीरीज कनेक्शन में अगर मेरा ये बल्ब खराब हो गया तो बेटा ये दोनों नहीं जलेंगे। हमारे घर में जो वायरिंग होती है बेटा वो पैरेलल सर्किट में ही लगाई जाती है, ठीक। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे बेटा, जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से बेटा हमारी जो कनेक्टिविटी होती है इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। और जो पैरेलल का होता है वो कैसे करते हैं, 1/RP 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, राधिका कनेक्ट्स अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल सेल विद अ सीरीज अरे। राधिका क्या करती है, सीरीज अरेंजमेंट करती है जिसमें वो दो सेल्स का यूज कर रही है, ठीक, और दो बल्ब का यूज कर रही है, दो सेल दो बल्ब का यूज कर रही है। तो ये कहते हैं कि अगर हमें बल्ब को डिम करना है तो हम कैसे करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, हमारा पावर सोर्स क्या है, सेल्स हैं।
तो यदि मैं सेल को छेड़ूंगी तभी तो मेरे बल्ब डिम होंगे। बल्ब को हटाने से बल्ब कोई ना डिम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो देखिए ये कहते हैं एक सेल को चौक से रिप्लेस कर दो। बेटा आपको पता है चौक क्या है, आपका इंसुलेटर है, तो आपका डिम नहीं होगा, वो बंद ही हो जाएगा सर्किट। एक सेल को आप मेटल वायर से कर दो, ये कुछ सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, रिप्लेस वन बल्ब विद अ पीस ऑफ, एक बल्ब को ही हटा दो। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, एक बल्ब को सेल से रिप्लेस कर दो, उससे तो पावर और ज़्यादा जनरेट होगी। तो क्या करेंगे बेटा, इस केस के अंदर हम एक सेल को किससे रिप्लेस कर देंगे, मेटल वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, वोल्टेज कम अप्लाई होगा, वोल्टेज कम अप्लाई होने से करंट कम जाएगा और बल्ब क्या होगा, डिम हो जाएगा। अब एक आता है बेटा रीस्टेट, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में बस आपको इतना समझना जरूरी है। रीस्टेट क्या करता है बेटा, हमारे जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट के अंदर उसको एडजस्ट करने का काम करता है। रीस्टेट बताता है क्या करता है कि हमारे जो डिवाइस है उसके अंदर कितना हमें रेजिस्टेंस लगाना है, कितना नहीं लगाना है, इस चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। बस इतना जानना आपके लिए काफी है। एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी के ऊपर बेस्ड है। विक्टर कनेक्टेड अ बैटरी एंड अ फिक्स रेजिस्टेंस। विक्टर क्या करता है, एक बैटरी लगाता है और एक फिक्स रेजिस्टेंस लगाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। नाउ ही वांट्स टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। अब उसे क्या करना है बेटा, वोल्टेज नहीं चेंज करनी, लेकिन उसे करंट चेंज करना है। तो वो कैसे कर सकता है, तो वो क्या करेगा बेटा, एक रिओस्टेट लगा देगा उस सर्किट में, जिसमें क्या होगा, वोल्टेज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसका और वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा, तो उसका करंट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा ऐसे लिक्विड्स जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए टैप वाटर में बेटा सॉल्ट होता है, सॉल्ट वाटर में सॉल्ट होता है, विनेगर में भी हमारा होता है, लेमन जूस खट्टा होता है। तो ये क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन शैम्पू, शुगर, हनी, डिस्टिल वाटर, केरोसिन ये पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। याद रखिएगा सभी तरह के वाटर कंडक्ट करते हैं, लेकिन डिस्टिल वाटर इज योर प्योर वाटर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है इसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, विनेगर, लाइम जूस, सॉल्ट वाटर, डिस्टिल्ड वाटर बेटा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है फ्यूज वायर। देखिए फ्यूज वायर क्या है, फ्यूज वायर एक सेफ्टी डिवाइसेस है बेटा जो हमारे घर में यूज किया जाता है। फ्यूज वायर क्या है, फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस जो हमारे घर में क्या करता है, सेफ्टी का काम करता है। ठीक, दिखता कैसे है, वो कुछ इस टाइप का बेटा दिखता है, सेफ इस तरीके का फ्यूज वायर। ठीक है, अब देखिए ये सेफ्टी डिवाइस कैसे काम करता है। तो क्या होता है बेटा, जब हमारे यहाँ पे पावर सोर्स से पावर आती है, वोल्टेज आती है, ठीक है, तो यहाँ से होती हुई फ्यूज वायर से होती हुई हमारा करंट क्या होता है बेटा, हमारे घर के अप्लायंसेस तक पहुँचता है। अब मान लो किसी टाइम ऐसा हो गया कि जो हमारी डिजायर वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज आ गया, तो अगर ये वोल्टेज बेटा हमारी डायरेक्टली हमारे अप्लायंसेस में जाएंगे तो हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो फूक जाएंगे। तो हमारे घर के जो डिवाइसेस हैं उन्हें सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यूज वायर का यूज करते हैं। अब ये फ्यूज वायर काम कैसे करता है, तो पहले ये समझिए कि बेटा फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी होती क्या है। फ्यूज वायर में बेटा क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, देखिए क्या होता है कि जितना बेटा करंट जाना चाहिए उस फ्यूज वायर में से उतना करंट चला जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर हमारी जो जरूरत से ज्यादा जो करंट है, मान लीजिए 220 वोल्ट हमारे घर में जाती है, अगर इससे ज्यादा बेटा वोल्टेज आएगी तो ये जो फ्यूज वायर है उस करंट को क्या करेगा, रोक देगा। इसलिए क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस क्या करेगा बेटा, आपका शॉर्ट सर्किट होने से वो क्या करेगा बेटा, बचाएगा वहां पे आपके घर के अप्लायंसेस को। फ्यूज वायर हैव हाई रेजिस्टेंस दो, सो दे कैन कैरी शॉर्ट सर्किट करंट विदाउट ब्रेकिंग। तो ये क्या कर सकते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किट का जो करंट आया है ना,
उसको कैरी कर लेता है बिना उसे ब्रेक करे, ठीक है, यानी कि वो घर में पास होने नहीं देता उस करंट को। और लो मेल्टिंग पॉइंट किस लिए होता है, ताकि बेटा जब ये जो करंट आया है, जो एक डिजायर्ड करंट है, उससे ज्यादा जब करंट आएगा तो ये वायर क्या होगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और आपका जो बेटा आपके घर के अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे। तो फ्यूज वायर का क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। गॉट इट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए इसमें बेटा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज फॉर मेकिंग अ फ्यूज वायर। यदि आपको बेटा फ्यूज वायर बनाना है तो आप किस तरह का वायर चूज करेंगे। तो अभी क्या बताया, रेजिस्टेंस क्या वो कैसा होना चाहिए, हाई, और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो। अब बेटा एक बात बताओ, अगर वायर थिक होगा तो वो देर से मेल्ट होगा, ठीक है, और अगर थिन होगा तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, एक क्वेश्चन बेटा आपका पूछा जाता है, निक्रोम इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट डिवाइसेस इन इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक गीजर। बेटा निक्रोम का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निक्रोम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और लो रेजिस्टिविटी होती है। तो बेटा एक बात बताइए मुझे कि आपका क्या बोलते हैं, निक्रोम वायर हीटिंग एलिमेंट्स में यूज होता है, ये बात ठीक है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट, कोई भी हीटिंग एलिमेंट वाला डिवाइस हो उसके लिए बेटा मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, हाई, और रेजिस्टेंस भी कैसा होना चाहिए, हाई। अगर लो रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा बेटा, करंट रुकेगा नहीं, हीट जनरेट नहीं होगी। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट है, हम इनमें से बेटा कौन सा फ्यूज वायर यूज करेंगे। तो सीधी सी बात है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है, इसका। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगर बेटा हमारा कोई बल्ब ग्लो नहीं कर रहा सर्किट के अंदर तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, बल्ब हो सकता है फ्यूज हो, कनेक्शन सही ना हो, बैटरी वीक हो, सर्किट ओवरलोड हो रहा हो, या फिर आप जिस लिक्विड से करंट पास करने की कोशिश कर रहे हैं वो लिक्विड आपका करंट ही पास ना करता हो, या कंडक्टिव लिक्विड क्या हो, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो बेटा, लो हो। तो इसे बेटा याद रखेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है इसी पे बेस्ड, अ टेस्टर वाज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक टेस्टर को यूज किया गया इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को चेक करने के लिए थ्रू लिक्विड, और ऐसा पाया गया कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करा। तो इसमें से बेटा कौन सा स्टेटमेंट सही है, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इनकम्प्लीट। हो सकता है कि जिस टेस्टर में हम जिस सर्किट में टेस्टर को चेक कर रहे हैं वो जो सर्किट है वही इनकम्प्लीट हो, ये बात तो ठीक है। या फिर हो सकता है बेटा वो करंट ही इतना वीक हो कि वो वहां तक पहुंच ही ना पा रहा हो, ये बात भी ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर राइट। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।